हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हम लोग पढ़ रहे थे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में हमने आपको बताया था सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है। ठीक है, सिस और ट्रांस के बारे में बताया, फिर सिस ट्रांस का कुछ एग्जांपल आपको दिखाया, फिर हमने सिस ट्रांस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी मेन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सिस ट्रांस की मेन डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने लास्ट जो बताया था कि सिस ट्रांस जो होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है बट नॉट आइडेंटिकल। यानी सिस ट्रांस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा बेटा, सिमिलर होगा बट नॉट आइडेंटिकल। उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। उसी में एक और एग्जांपल देकर आपको क्या करते हैं, इसको और प्रूफ करते हैं कि क्यों हम इसको सिमिलर बोल रहे हैं, आइडेंटिकल नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पे सिस ट्रांस आइसोमर की, तो यहां पे देखो, अगर ये ग्रुप है सी COOH COOH, दिस कंपाउंड, दिस इज मैलेइक एसिड। आप जानते हो मैलेइक एसिड ये क्या है, सिस फॉर्म में है। दिस इज फ्यूमेरिक एसिड, दिस इज फ्यूमेरिक एसिड। क्या है बेटा, फ्यूमेरिक एसिड। तो दो चीजें हैं, एक मैलेइक एसिड जो है बेटा वो सिस फॉर्म में है, फ्यूमेरिक एसिड इन ट्रांस फॉर्म है। अब मैं बोला कि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होगा बट नॉट आइडेंटिकल। तो एक मैंने प्रूव किया अल्कलाइन के MnO4 से सॉल्यूशन का रिएक्शन करा के, दूसरा हम रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन वाटर से। ठीक है, ब्रोमीन वाटर यानी Br2CCl4 का रिएक्शन कराएंगे बेटा। तो क्या होगा कि ये दोनों रिएक्ट करेंगे, सिस और ट्रांस दोनों रिएक्ट करेंगे, बट दोनों का प्रोडक्ट का जो नेचर होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि सिस एंड ट्रांस हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी सिस और ट्रांस की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा बट नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, यानी हम Br2CCl4 या Br2 वाटर से अगर हम इसका रिएक्शन कराएं, Br2 ब्रोमीन से CCl4 सॉल्यूशन या वाटर सॉल्यूशन, Br2CCl4। ठीक है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, दोनों सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो यहां क्या है, मैलेइक एसिड यानी सिस फॉर्म में है, दोनों OH ग्रुप क्या है बेटा, एक दूसरे के क्या है, सेम साइड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सिस मैलेइक एसिड यानी ये मैलेइक एसिड के फॉर्म में है एंड दिस इज द फ्यूमेरिक एसिड। अब बात करते हैं ये ब्रोमीन वाटर, ये जो होता है वो एंटी एडिशन करता है। याद रखना इसको क्या बोलता है, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन को फॉलो करता है, ये एंटी एडिशन करता है। यानी करता क्या है कि अगर ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जाएगा और दो ब्रोमीन, एक ब्रोमीन यहां पे और एक ब्रोमीन यहां पे, ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन यानी एंटी एडिशन करता है। ठीक है, और एंटी एडिशन करेगा तो देखो क्या होगा। अब ये एंटी एडिशन है यानी कि ये नेगेटिव साइन से अगर हम डिनोट करते हैं, नेगेटिव है ये एंटी, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और Br2 से रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, एक Br इधर जुड़ेगा तो दूसरा Br इधर जुड़ेगा, यानी ये एक दूसरे के एंटी पोजीशन से रिएक्शन करते हैं। क्यों करते हैं वो बात की बात है, जब हम जाएंगे जो रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर जाएंगे वहां पे देखेंगे। आप यहाँ पे इतना याद करो कि Br2 का जो एडिशन होता है एल्कीन के कोरस्पॉन्डिंग वो एंटी एडिशन होता है, जबकि एल्कलाइन के MnO4 का जो एडिशन होता है OH का हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन वो क्या होता है, सीन एडिशन होता है। यानी दोनों OH ग्रुप वहां सेम साइड था, यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड है। ठीक है, इतना आपको अभी तक याद रखना है, ज्यादा डीप में अभी नहीं जाना है।
वो बाद की बात है कि क्यों ऐसा होता है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा हमारा, जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा उस पर देखेंगे। ठीक है, यहां के लिए आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। एंटी एडिशन हो गया। अब देखो ये दोनों ग्रुप क्या है, ये दोनों ग्रुप सेम साइड है, सेम साइड है यानी सिस फॉर्म में है, यानी ये प्लस मान लो, इसको मान लो, यानी कि दोनों ग्रुप सेम साइड यानी प्लस, ये माइनस, प्लस और माइनस को जोड़ोगे तो क्या होगा, माइनस आता है। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स का रूल लगाओगे तो प्लस और माइनस माइनस आता है, यानी ये एंटी एडिशन जो होता है बेटा, तो क्या करेगा, यहां पे देखोगे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। एंटी एडिशन जुड़ता है तो एक Br यहां पे जुड़ेगा और एक Br यहां पे जुड़ेगा। ठीक है, और यहां पे C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH, यहां पे H आ गया और यहां पे H आ गया, एंटी एडिशन जोड़ा। ठीक है बेटा, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे आ गए। तो ये सिस फॉर्म में था, प्लस माइनस जोड़ोगे तो क्या हो गया, माइनस, यानी माइनस हमारा आएगा, यानी हमारा जो प्रोडक्ट बना उसमें दोनों Br क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और जब एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अगर हम इसका मिरर इमेज लेते हैं, मिरर इमेज का मतलब समझ रहे हो बेटा, अगर इसके सामने अगर हम मिरर लगाते हैं, दिस इज क्या है, ये है मिरर, ये है मिरर, मिरर है। अगर इसके सामने मिरर रखोगे तो ये वाला ग्रुप इधर दिखेगा और ये वाला ग्रुप इधर दिखेगा, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यानी कैसे दिखेगा, देखो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, ये रहेगा ही, ये जो Br था वो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये जो H था वो इधर दिखेगा। उसी तरह यहां पे आओ तो यहां पे ये Br इधर था, अब ये इधर दिखेगा और ये H इधर दिखेगा, और ये तो इसके लाइन में है तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो देखो यहां पे ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, बट नॉट सुपर इम्पोजेबल। अभी आपको सुपर इम्पोजेबल की कॉन्सेप्ट नहीं देना है। मान लो ये डी फॉर्म में है और तो ये एल फॉर्म में है, और ये डी और एल क्या है, ये भी अभी ये रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन, यानी यहां पे देखोगे तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, आगे आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, यानी एक डी फॉर्म में है, एक एल फॉर्म में है। एल फॉर्म का मतलब और डी फॉर्म का मतलब आगे आएंगे, बताएंगे आपको कि डी और एल मैंने क्यों लिखा है। इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, दिस इज द रेसमिक मिक्सचर। ये है क्या, सब आएगा, आपको यहां घबराने की जरूरत नहीं है। अब अभी तक आपको ये जान लीजिए कि ये रेसमिक मिक्सचर है, डी फॉर्म में है और ये एल फॉर्म है। इक्विमोलर मिक्सचर को, डी और एल के इक्विमोलर मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। डी क्यों बोल रहे हैं, इस पर लाइट प्रोवाइड करोगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लाइट को जो डायरेक्शन होगा उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। एल में क्या होगा, ये जो होगा वो डायरेक्शन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट है, वो आगे आएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर सिस है तो हमको मिल रहा है डीएल मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। यदि ट्रांस होता है, यदि ये ट्रांस फॉर्म में है, इसका एडिशन, यानी ये देखो यहाँ पे ये निगेटिव और ये भी निगेटिव है, और निगेटिव निगेटिव को जोड़ोगे तो क्या होगा बेटा, प्लस। यानी इस कंडीशन में जो Br का जो प्रोडक्ट आएगा वो इस तरह से आएगा। प्लस का मतलब दोनों Br सेम साइड, दोनों Br सेम साइड, यानी ये हो गया हमारा क्या, COH और ये COH। अगर इसका यूपीएससी नेम देखोगे तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूट 1 4 डाइओइक एसिड। तो लिख दो यहां पे, क्या लिखोगे, 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। दिस इज द यूपीएससी नेम ऑफ। और देखो यहां पे अगर इस पर प्लेन मिरर रखते हो तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इक्वल भाग में बट रहे हैं।
यदि यहाँ पे मिरर लगा दो बेटा, इसके बीच में अगर मिरर लगाते हो, ये सब आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे मिरर लगा रहे हो, सपोज करो ये मिरर लगा रहे हो, ये क्या है, ये मिरर है, ये मिरर है। अगर इस बीच में मिरर रख रहे हो तो क्या होगा, इसका मिरर इमेज बनेगा, ये दूसरे पे क्या होंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा समझ लो, सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि अगर मान लो ये हमारे पास ये है दो सिमिलर, अगर हम एक दूसरे पर ऐसे कर दे तो ये ढक दिया, यानी जिस कंडीशन में ये था उसी कंडीशन में ये क्या किया, ये इसको चारों तरफ से ढक दिया। जैसे मान लो ये वर्ड है वी है, इसका क्या करें, मिरर इमेज ले लो, तो मिरर इमेज वी आया, ठीक है। अब वी को इसको उठाकर इस पर रख दोगे तो ये पूरी तरह उसको क्या करेगा, ढक देगा, तो उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोजेबल यानी सुपर इम्पोज। उसी तरह ये वर्ड डब्लू है, मान लो डब्लू है, इसको क्या करो, इसको मिरर इमेज ले लो इसका, तो डब्लू का मिरर इमेज लिए तो डब्लू आया। अब इसको उठा के इस पर रख दो। उसी तरह अगर मान लो तुम्हारे पास ये वर्ड के है, ठीक है, इसका मिरर इमेज लोगे बेटा तो इसका मिरर इमेज क्या दिखेगा, ये दिखेगा। अब इसको उठाकर इस पर रखोगे तो ये नहीं दिखेगा, यानी ये नहीं पूरा ढक पाएगा, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो दिस इज द सुपर इम्पोजेबल, यानी कि ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट हो और उस पर उठाकर अगर रखोगे तो क्या करे, पूरी तरह से उसको ढक दे, तो दैट इज नोन एज सुपर इम्पोजेबल। जैसे ये वर्ड है, मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज लिए तो यही आया, अब इसको उठाकर इस पर रख दो तो सुपर इम्पोज करेगा, यानी चारों तरफ से उसको क्या बनेगा, ढक देगा। जबकि ये वाला के है, ठीक है, इस के का अगर मिरर इमेज ले रहे हो तो क्या होगा, जस्ट अपोजिट आएगा। अगर इसको उठाकर इस पर रखोगे तो ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये उल्टा बन जाएगा। उसी तरह अगर हम ठीक है, उसी तरह अगर मान लो तुम्हारे पास ये आर वर्ड है, आर है, इसका मिरर इमेज लो, इसका मिरर इमेज लोगे तो क्या बन जाएगा, ये आएगा। अगर इसको उठाकर इस पर रखते हो तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे है तो दूसरा ऐसे बन जाएगा, ये ढका नहीं ढका। जबकि इसको उठा के रखो पूरी तरह कंप्लीट कर देगा। तो जो अपने मिरर इमेज को पूरी तरह ढक दे, सिंपल वे में जो अपने मिरर इमेज को पूरी तरह ढक दे उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज, और जो अपने मिरर इमेज को क्या करे, नहीं ढके तो उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोज। तो इसका मिरर इमेज ये है। अब अगर हम इसको उठाकर रखेंगे तो ये ढक पाएगा, देखो यहां अगर उठा के रखते हो तो बी आर है, यहाँ एच है, ये नहीं ढक पाएगा, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे एच है, ये पूरी तरह नहीं ढक पाएगा। यानी ये मिरर इमेज तो है बट नॉट सुपर इम्पोज। इसी को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर या इनेंसियोमर, इसको बोलते हैं इनेंसियोमर, आएगा ऑप्टिकल आइसोमर में, इसको बोलते हैं क्या, इनेंसियोमर, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, ये है इनेंसियोमर। और अगर इक्विमोलर 50-50% अगर दोनों है तो उसी को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, वो बात की बात है। यहां पे देखो अगर इसका मिरर इमेज ले रहे हो, ठीक है, इसका मिरर इमेज देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस प्लेन से काटोगे तो इक्वल में ये बटेगा, इक्वल में ये भी बटेगा। जबकि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ H है, यहाँ BR है, यहाँ BR है, यहाँ H है, इक्वल में नहीं बटेगा, ये दोनों अलग अलग साइड पे है। यहाँ पे सेम है, ये भी देखो BR सेम साइड, H सेम साइड, तो प्लेन, यानी अगर इसके अंदर यहाँ पे मिरर रखते हो तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, जस्ट ऐसे अपोजिट। और जब जस्ट ऐसे अपोजिट होगा तो ये क्या करेगा, ये COH इस पर आ जाएगा, ये BR इस पर आ जाएगा, ये H इस पर आ जाएगा, यानी ये चारों तरफ से, यानी क्या होगा, चारों तरफ से एक दूसरे को ढक देंगे, तो ये सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड। तो आपको यहीं तक याद रखना है कि अगर सिस का एंटी एडिशन कराते हैं Br2 से तो हमको रेसमिक मिक्सचर बनता है, यानी इनेंसियोमर मिलता है। और यदि ट्रांस का रिएक्शन कराते हैं Br2 से तो हमको मीजो कंपाउंड मिलता है। अब मीजो क्या है, मीजो ये है कि सुपर इम्पोजेबल होगा, मिरर इमेज होगा,
बट सुपर इंपोज होगा। एनेंसियोमर मिलता है यानी कि मिरर इमेज बट नॉट सुपर इंपोजेबल। बस आपको यहीं तक यहां पे क्लियर करना है। तो ये था क्या, सिमिलर रिएक्शन हमने कराया बट हमको प्रोडक्ट क्या मिला, डिफरेंट। तो दिस इज नॉट आइडेंटिकल। सिमिलर ट्रीटमेंट दिए बट हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, डिफरेंट, इसलिए आइडेंटिकल नहीं बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखो यहां पे नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। हेडिंग डालोगे सिस ट्रांस सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक यानी साइक्लिक कंपाउंड में सिस ट्रांस भी होता है। ठीक है, क्यों होगा, तो देखो यहां पे अगर हम बात करें एलिसाइक्लिक कंपाउंड की, तो हम यहां पे देखते हैं फर्स्ट साइक्लोप्रोपेन है, तो कहोगे कि सर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, फिर ये क्यों सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा, बिकॉज यहाँ पे इस रिंग में भी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। यानी रिंग क्या कर रहा है, रोटेट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि रिंग का रोटेशन किसी एक बॉन्ड से कराओगे, इसके क्रॉस कराओगे तो ये रोकेगा, ये वाला रोकेगा। यानी कि वहां पे क्या था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था तो ये देखो, ये मैं बताया था तुमको कि इसके क्रॉस सिंगल बॉन्ड के क्रॉस रोटेट कराते हैं, बट ये पाई बॉन्ड होने का रोटेट नहीं करता है, यानी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। बट इस कंडीशन में अगर बात करोगे तो अगर इसके रिस्पेक्ट में होगा तो ये रोटेट कराओगे तो ये वाला नहीं रोटेट करने देगा। यानी सिंगल बॉन्ड के अराउंड भी क्या होगा, सिस ट्रांस आइसोमर होगा जब हमारा कंपाउंड क्या हो, साइक्लिक नेचर का हो। यानी अगर साइक्लिक नेचर का है तो एक बॉन्ड के अलावा अगर रोटेशन कराओगे तो दूसरा बॉन्ड क्या करेगा, उसको रोटेशन में हिंडर्ड करेगा, यानी रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में भी हम क्या क्या मिलेगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। यानी हम बात करें 1,2, अगर एग्जांपल है 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन की अगर बात करोगे तो यहां पे देखो ये है 1,2 डाइमेथाइल। अगर मान लो यहां पे क्या है, CH3, ये H हो गया, ये CH3, ये H हो गया। 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 2 3 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका यूपीएससी नेमिंग हो गया। ये देखो यहां पे ये, ठीक है, ये CH3, ये H हो गया, ये H हो गया, ये CH3। अब तुमको लग रहा होगा कि कैसे इसमें सिस ट्रांस होगा, तो देखो बेटा यहां पे देखो ये जो है वो सिस है, सिस 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन, और ये है वो ट्रांस है। क्यों हम कह रहे हैं सिस ट्रांस, तो एक्चुअल में देखो क्या है, एक्चुअल में ये है
एक मिनट, मैं बताता हूं आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर। सपोज ये है, ठीक है, इसको अगर हम 3 मेंबर रिंग बनाते हैं, ठीक है, ये है मेरे पास, ये है एक्चुअल में, ठीक है, इसको समझिए आप कैसे हम बोल रहे हैं। ये है, ठीक, ये है साइक्लोप्रोपेन, दिस इज द साइक्लोप्रोपेन, ठीक। अब ये साइक्लोप्रोपेन की अगर बात करो तो ऐसे पड़ा हुआ है इस बोर्ड पे। एक्चुअल में ये होता कैसे है, अगर हम ये 2 डायमेंशनल पे लिखते हैं, ये ऐसे है बेटा, ये इस फॉर्म में है, यानी हम देख रहे हैं तो ये जो है बोर्ड पे ऐसे दिख रहा है, ठीक है। हम अब तो ऐसे लिख नहीं सकते 3 डायमेंशनली। एक्चुअल में ये रिंग कैसे होगा, ऐसे होगा। मान लो ये ऐसे ही है, ये ऐसे मानो, ठीक है, इससे समझने में तुमको दिक्कत नहीं होगा। ये ऐसे है, हम कह रहे हैं 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन। एक मिथाइल ग्रुप अगर ऐसे है इस पर 1 पे, तो दूसरा मिथाइल ग्रुप अगर उसी साइड है, देखो यहाँ पे इस कंडीशन में सिस वाले की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सिस वाले की अगर हम बात करें तो देखो ये ऐसे है, ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे ये एबव है, ठीक है, ये एबव है, और ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे ये एबव है, यानी दोनों मिथाइल ग्रुप क्या है, इस रिंग के प्लेन के एबव हैं, यानी सेम साइड है, और दोनों हाइड्रोजन उसके नीचे है। इस कंडीशन में अगर ट्रांस की बात करोगे तो एक ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये पीछे वाला, ये मिथाइल ग्रुप ऊपर है, और यहां पे देखो मिथाइल ग्रुप क्या है, नीचे है, यानी एक इधर और एक इधर, तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड पे है, तो दिस इज ट्रांस। तो ये कंसेप्ट है, यानी ऐसे दिखने से लग रहे हैं कैसे कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर ऐसे करके देखो, इस रिंग को ऐसे फ्लिप करके देखो, तो ये मान लो हमने बनाया आपके लिए ट्राई साइक्लोप्रोपेन का। अब ये जो सिस होगा तो सेम साइड होगा, ये मिथाइल ग्रुप सेम साइड, या दोनों मिथाइल ग्रुप नीचे आ जाए, ठीक है, यानी सिमिलर ग्रुप सेम साइड, यानी दोनों मिथाइल ग्रुप ऊपर नीचे आ जाए, या दोनों हाइड्रोजन ऊपर आ जाए, तो कुछ भी कंडीशन दिया जा सकता है। उसी तरह एक क्या हो, एक एबव हो और उसका जो सिमिलर ग्रुप हो वो बिलो है, तो देखो इस कंडीशन में ट्रांस, तो ये है इसका सिस ट्रांस आइसोमर का, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें फिर नेक्स्ट एग्जांपल की, उसी तरह अगर मान लो ये 1,2 पे है, अगर हम मान लो यहां पे सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर मान लो ये है COOH ग्रुप, यहां पे H ग्रुप, COOH ग्रुप और यहां पे H ग्रुप, तो ये भी क्या है, सिस फॉर्म में है, ये रिंग है ऐसे, ठीक है, ये भी देखो यहां पे ये क्या होंगे, सिस फॉर्म में होंगे बेटा, क्योंकि ये रिंग कैसे ऐसे है और ऐसे, तो COH ग्रुप ऊपर है दोनों साइड और हाइड्रोजन नीचे है, तो सिमिलर ग्रुप सेम साइड, सिस फॉर्म। उसी तरह इसका ट्रांस बना दो, अब इसका कार्बन नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 1, 2, 3, ठीक है, यानी यहां पे अगर ट्रांस की बात करोगे तो इसका ट्रांस क्या हो जाएगा, एक COH क्या हो जाएगा, C+1OH इधर, एक H इधर, तो दूसरा C+1 ग्रुप क्या हो जाएगा इधर, और ये, तो 1,2 क्या हो जाएगा, 1,2 डाई साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइसाइक्लो 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये सिस है और ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, तो सिस ट्रांस साइक्लिक कंपाउंड है। उसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो ये देखो यहां पे ये है, ये Cl ग्रुप, ये Cl ग्रुप, और यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन, ये भी क्या है, सिस है, Cl ग्रुप सेम साइड, H ग्रुप सेम साइड, इसका ट्रांस बना दो, तो इसका ट्रांस क्या हो जाएगा, ट्रांस देखो, ये H, ये Cl, ये Cl और ये H। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पे
ये सिमिलर ग्रुप सेम साइड, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। दिस इज क्या हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो डाइक्लोरो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये क्या हो जाएगा सिस, और ये क्या हो जाएगा ट्रांस, सिस ट्रांस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बेटा ये है साइक्लोहेक्सेन रिंग, ठीक है, ये ऐसे Cl को मान लो ऊपर, ये Cl सेम साइड, देखो ठीक है। ये जो बोलते हैं सॉलिड वेज, अगर ये सॉलिड, देखो ये क्या है सॉलिड वेज, इसको बोलते हैं सॉलिड वेज, और इसको बोलते हैं डैश वेज। ये है सॉलिड वेज जो ब्लैक कलर का है, मोटा वाला है, और ये डैश वेज, ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन मैं बताया था आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। सॉलिड वेज यानी एबव द प्लेन, सॉलिड वेज मतलब तुम्हारे तरफ, तुम व्यूअर हो, तुम देख रहे हो, तो यानी तुम्हारे साइड में है। यानी कहने का मतलब कि 6 मेंबर अगर रिंग होगा, 6 मेंबर रिंग है, ये मान लो 4 मेंबर है, इसको 6 मेंबर तुम मान लो, ठीक है, 6 मेंबर रिंग है, तो सॉलिड वेज का मतलब क्या हुआ, ये एबव है रिंग के इधर। 2 क्लोरीन ग्रुप जो है वो ऐसे हैं, और 2 हाइड्रोजन ग्रुप उसके नीचे में है, तो ये अप साइड और ये डाउन साइड। यानी एक्चुअल में ये रिंग क्या है, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन था, ऐसे हमने किया, इसको भी ऐसे करो, अगर ऐसे किए तो ऐसे आया, एक क्लोरीन ऊपर, दूसरा क्लोरीन यहां, दूसरा हाइड्रोजन यहां, दूसरा हाइड्रोजन यहां, यानी सिमिलर ग्रुप सेम साइड और सिमिलर ग्रुप इधर सेम साइड, तो क्या होगा सिस। तो ऐसे भी लिखा रहे तो ये क्या हो गया सिस। अगर इसका मान लो ऐसे भी लिखा रहा है तो ये क्या है, ये सिस है। या मान लो H को हमने क्या किया, H को एबव किया, जैसे ऐसे लिखा हो, ठीक है, H को हमने क्या किया, सेम साइड H को एबव किया, यहां पर भी हमने H को एबव किया, और यहां पे हमने क्लोरीन को क्या किया, नीचे लिख दिया, तो ये भी सिस ही है बेटा। इसका ट्रांसफॉर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसका ट्रांसफॉर्म जब लिखोगे तो देखो कैसे लिखोगे, तो ये है, तो एक Cl ऊपर मान लो, तो दूसरा Cl क्या हो जाएगा नीचे, यानी कि एक H जो होगा वो वहां पे क्या होगा नीचे होगा, तो दूसरा जो H होगा वो क्या होगा एबव द होगा, तो ये ट्रांस हो गया, ट्रांस 1 2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये ट्रांस हो गया। या ये सेम है बेटा, ये भी क्या है सिस ही है। यहां पे अगर देखोगे तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये Cl क्या हो सकता है नीचे जा सकता है, ठीक है, यानी कि Cl जो है वो नीचे गया, और यहां पे क्या हो जाएगा Cl जो है वो एबव चला जाएगा, तो दिस इज ट्रांस, यानी Cl एबव, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा ये एबव और ये वाला बिलो। तो सेम कंपाउंड है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अगर ऐसे है तो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, यानी दोनों Cl एबव द है, यानी अप है, रिंग के ऊपर है, हाइड्रोजन क्या है रिंग के नीचे है। यहां पे देखो क्लोरीन क्या है, ये सिस है और ट्रांस है, यहां पे देखो जस्ट अपोजिट हो गया, हाइड्रोजन ऊपर क्लोरीन दोनों नीचे, सिमिलर ग्रुप सेम साइड सिस, और सिमिलर ग्रुप ऑन अपोजिट साइड ट्रांस। तो इस तरह से हम देखते हैं सिस और ट्रांस किसमें, साइक्लिक कंपाउंड में। उसी में एक और एग्जांपल है, देखो ये इसको बोलते हैं डेकालिन, या अगर बाईसाइक्लो 440 क्या लिखोगे डेकेन, आईपीएससी नेमिंग करोगे तो यहां पे देखो, अगर यहां पे अगर ये हाइड्रोजन बेटा सेम साइड है, हाइड्रोजन सेम साइड है, तो इसको बोलेंगे सिस डेकालिन। और ये जो है अगर हाइड्रोजन ग्रुप ये एबव है और ये बिलो है, तो इसको लिखते हैं हम क्या सिस डेकालिन, डेकालिन, और ये क्या हो जाएगा ट्रांस डेकालिन।
इसको क्या लिख सकते हो, और आईयूपीएसी नेम में लिख सकते हो बाईसाइक्लो 440 डेकेन। सेम है, ये सिस फॉर्म में है और ये ट्रांस फॉर्म में है। ठीक है, ये सिस फॉर्म में है और ये ट्रांस फॉर्म में है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, इसी को अगर दूसरे वे में रिप्रेजेंट करो तो ये दोनों हाइड्रोजन ग्रुप, ये हाइड्रोजन ग्रुप क्या हो सकते हैं, एबव हो सकते हैं। ये एबव हुआ, और दूसरा हाइड्रोजन ग्रुप क्या हो सकता है, एक एबव हो सकता है और एक बिलो हो सकता है। यानी इस कंडीशन में देखो यहां पे ये तो ये सिस डेकालिन एंड ट्रांस डेकालिन दोनों ही सेम है, और ये और, यानी इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें साइक्लिक कंपाउंड में कैसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट नोट में लिखो नोट में 1। ठीक है, 1 नोट में लिखोगे सिस ट्रांस आइसोमर यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म shown by alkene and its derivative but not exhibited by alkyne second point, geometrical isomerism also shown by cumulative dyne इसी को बोलते हैं एलिन्स डाइन। ठीक है, देखो बेटा क्यूमुलेटिव डाइन क्या होता है। देखो क्यूमुलेटिव डाइन का मतलब होता है, सपोज करो हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके बाद फिर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक, उसके बाद फिर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कॉन्सिक्यूटिव मैनर में डबल बॉन्ड हो एक के बाद एक, तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डाइन। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव डाइन या क्यूमुलेटिव डाइन। ठीक है, क्यूमुलेटिव डाइन बोलते हैं। 3 तरह का सिस्टम होता है, कार्बन कार्बन, यहां मान लो कुछ ग्रुप अटैच है तो क्या है क्यूमुलेटिव डाइन, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड।
उसके बाद होता है कॉन्जुगेटेड डाइन, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये क्या है? कॉन्जुगेटेड, यानी कॉन्जुगेशन है इसमें, डबल सिंगल फिर डबल सिंगल, ऐसे मॉलिक्यूल में इंक्रीज करते जाएगा। तो दिस इज कॉन्जुगेटेड डाइन। क्या है बेटा? कॉन्जुगेटेड डाइन, कॉन्जुगेटेड डाइन। और यदि मान लो इस तरह से है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर है कार्बन CH2, फिर है ऐसे, तो यहां पे देखोगे तो यहां पे डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड डाइन। यानी यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, ये डबल बॉन्ड अलग आइसोलेटेड है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? कि डबल बॉन्ड से मान लो यहाँ पे रेजोनेंस बनाओगे, ये इधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, कोई शिफ्टिंग नहीं होगा, यानी यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पे देखो अगर ये इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर माइग्रेट कर रहा है, तो दिस इज द कॉन्जुगेटेड डाइन। अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच बॉन्ड बन सकता है, तो दिस इज द कॉन्जुगेटेड डाइन। बट यहाँ पे अगर शिफ्टिंग करा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं है, तो दिस इज द आइसोलेटेड डाइन। डाइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो डबल बॉन्ड है, आइसोलेटेड डाइन। तो दिस इज द क्यूमुलेटिव डाइन, दिस इज द कॉन्जुगेटेड डाइन एंड दिस इज द आइसोलेटेड डाइन। क्यूमुलेटिव डाइन यानी सब्सिक्वेंट मैनर में एक के बाद ये क्या है? डबल बॉन्ड है, एक के बाद डबल बॉन्ड है, यानी कि इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डाइन। दिस इज द कॉन्जुगेटेड डाइन बिकॉज दिस पाई बॉन्ड और दिस पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन टू ईच अदर, तो यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेटेड डाइन। हियर दिस पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड इज isolated by this CH2 unit, there is no conjugation between two pi bond, so it is called isolated डाइन। ये आइसोलेट किया गया है, जैसे नहीं बोलते हैं होम आइसोलेशन, जैसे कोरोना का इस वक्त केस का होम आइसोलेशन, यानी इसको अलग जगह दिया गया है और दूसरे को अलग जगह दिया गया है, यानी इसका बस इसी से रिलेशन है, इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, यानी ये दोनों एक दूसरे के आइसोलेटेड मैनर में है, यानी आइसोलेटेड है, बट ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी में है, तो दिस इज अ कॉन्जुगेटेड डाइन एंड दिस इज अ क्यूमुलेटिव डाइन। डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को बोलते हैं क्यूमुलेटिव डाइन, और इसी क्यूमुलेटिव डाइन को बोलते हैं एलिन्स। क्या बोलते हैं? एलिन्स, ALLENES, एलिन्स मॉलिक्यूल, एलिन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल, यहां पे लिखोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर आल्सो इज आल्सो शोन बाय क्यूमुलेटिव डाइन, और इसी को बोलते हैं क्या? एलिन। ठीक है, अब देखो हमने बताया क्यूमुलेटिव डाइन, समझ गए क्यूमुलेटिव डाइन क्या होता है? तो हमको क्यूमुलेटिव डाइन से मतलब है, तो यहां पे लिखोगे क्यूमुलेटिव पाई बॉन्ड, क्यूमुलेटिव पाई बॉन्ड cumulative pi bond having odd number of double bond and cumulative pi bond having odd number of double bond and different group is attached at terminal carbon atom, terminal carbon, different group is attached at terminal carbon,
देखो cumulative pi bond having odd number of double bond and different group is attached to terminal carbon, then geometrical isomerism occurs। कह रहा है कि क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड हो, यानी क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड का नंबर अगर है क्या ऑड नंबर में, सपोज करो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे मान लो ये एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आर ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक आर ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे एक आर ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एन जो है वो क्या है 2 है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या है 2 है, इवन है, और आर जो है इज इक्वल टू आर है, यहाँ पे भी आर जो है इज इक्वल टू आर है, यानी दोनों सिमिलर ग्रुप है। तो ये क्या शो करेगा, नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये क्या करेगा, नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी यहां पे सिस ट्रांस आइसोमर यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर दूसरा कंडीशन की बात करो, ऑड नंबर है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी ऑड नंबर, एन क्या है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, एन क्या है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड कितने हैं बेटा, यानी कि डबल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड का नंबर कितना है, डबल बॉन्ड हमारे पास 3 है। और यदि यहाँ पे आर ग्रुप है, यहाँ पे आर ग्रुप है और यहाँ पे आर ग्रुप है, यानी सिमिलर ग्रुप अगर अटैच्ड है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या है सेम है, और यदि सिमिलर ग्रुप अटैच्ड है उस कंडीशन में भी क्या करेगा, ये क्या करेगा आर जो है वो आर और ये आर सब सिमिलर है। तो इस कंडीशन में भी ये क्या करेगा, इस कंडीशन में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, यानी ये क्या लिखोगे, नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा कंडीशन, यदि ये इवन नंबर है दोनों, यानी इवन नंबर है और ईच कार्बन पे टर्मिनल कार्बन पे यदि सिमिलर ग्रुप है तो नहीं शो करेगा। डबल बॉन्ड यदि ऑड नंबर में है और ईच टर्मिनल पे सिमिलर ग्रुप है उस कंडीशन में भी ये नहीं शो करेगा। कब ये शो करेगा, यदि डबल बॉन्ड क्या हो ऑड नंबर में हो, ठीक है, और यहाँ पे ये R1, यहाँ पे ये R2, यहाँ पे ये R1 और यहाँ पे ये R2। इस कंडीशन यानी कि ईच कार्बन पे क्या है डिफरेंट ग्रुप R1 और R2, यहां पर भी R1 और R2, इस कंडीशन में ये क्या करेगा, N क्या है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3, क्या है ये ऑड है, ठीक है। और ये ईच कार्बन पे क्या है डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, यानी कि ये क्या करेगा शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस कंडीशन में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगा शो करेगा, यानी कि क्यूमुलेटिव डाइन की बात करोगे, एलिन्स की बात करोगे, तो एलिन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ईच टर्मिनल कार्बन हैव डिफरेंट ग्रुप, देन इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये शो करेगा और ये दोनों ग्रुप नहीं करेंगे, ठीक। तो ये था एलिन्स के केस में कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखते हैं, ठीक है। यानी अगर दोनों ग्रुप सेम साइड होगा तो सिस हो जाएगा, अगर यदि दोनों ग्रुप अपोजिट साइड हो जाएगा तो ट्रांस हो जाएगा, जो कि एज यूजुअल चलते आ रहा है। तो ठीक है, यानी याद क्या रखना है कि अगर एलिन्स दे रहा है, यानी क्यूमुलेटिव डाइन एक के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डाइन। तो ऑड नंबर अगर डबल बॉन्ड होगा, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा और ईच टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप अगर अटैच्ड होगा, उस कंडीशन में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी उस कंडीशन में ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा कि ऑड नंबर नहीं करेगा, तो देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव डाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के क्या होते हैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज करो मेरे पास ये है, ये दो डबल बॉन्ड है, इनके बीच ये डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जस्ट उसके बाद दूसरा डबल बॉन्ड है, ऐसे देखो, ठीक।
ये दो कार्बन एटम है, इनके बीच ये डबल बॉन्ड है, ये हमारा क्या है डबल बॉन्ड, इनके बीच ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। और हमने किया इसके बाद उसके जस्ट बगल में एक दूसरा डबल बॉन्ड है, ये है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये ऐसे नहीं है, ये दूसरा वाला इस फॉर्म में है, ये दूसरा वाला क्या है, ये एक डबल बॉन्ड हुआ, तो दूसरा वाला इसके पैरेलल नहीं है बेटा, ये दूसरा वाला जस्ट इसके 90 डिग्री पे है, ऐसे है, ठीक है। फिर जो तीसरा वाला आएगा इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी अगर देखोगे इस कंडीशन की अगर बात करोगे, ये अगर इवन नंबर डबल बॉन्ड है तो इवन नंबर डबल बॉन्ड होने के कारण अगर ये डबल बॉन्ड का प्लेन ऐसे है, ठीक है, तो दूसरा का जो प्लेन होगा वो ऐसे होगा। यानी कि अगर इसका प्लेन ऐसे है तो दूसरे का प्लेन क्या होगा, उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, यदि इवन नंबर है तो, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें इसमें ऑड वाले में, ऑड वाले में देखोगे तो ये क्या हुआ, ये हमारा एक डबल बॉन्ड हुआ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हुआ, दूसरा डबल बॉन्ड ऐसे नहीं है, दूसरा डबल बॉन्ड ऐसे है, ये वाला। यानी कि अगर ये दो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये है, और तुमको देखने से लग रहा है क्या, देखने से लग रहा है ये उसी के साथ पैरेलल है, बट एक्चुअल में ये ऐसे होता है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, यानी 90 डिग्री पे हो गए। फिर जब तीसरा आएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा, यानी तीसरा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो एक्चुअल में देखो जब 3 होगा तो ये और ये जब डबल बॉन्ड होगा ये दूसरे क्या हो गए 90 डिग्री, तो ये फिर उसी प्लेन में आ जाएगा, यानी ये और ये सिमिलर हैं। ये देखो यहाँ पे सपोज करो ये डबल बॉन्ड है, एक ऐसे है, ऐसे तुमको दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में दूसरा ऐसे रहता है, ठीक है। फिर जब तीसरा आएगा तो इसी तरह का अरेंजमेंट इधर करेगा। तो यदि ऑड आ रहा है तो देखो एक ऐसे है, फिर दूसरा क्या है, इसके ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो दूसरा ऐसे है, फिर तीसरा जो आएगा तीसरा भी इसी तरह आ जाएगा। यानी एक्चुअल में देखोगे कि ये जो डबल बॉन्ड है इस दोनों डबल बॉन्ड के परपेंडिकुलर है, ये जो डबल बॉन्ड है ये बीच वाला वो क्या है इसके परपेंडिकुलर, तो इसके भी परपेंडिकुलर हुआ, तो ये डबल बॉन्ड एक प्लेन में, ये डबल बॉन्ड एक प्लेन में, और ये डबल बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर है। और कहता क्या है सिस ट्रांस आइसोमर के लिए कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, लेकिन बीच वाला क्या है वो प्लेन के एबव है, तो इसीलिए ऑड नंबर होगा, तो टर्मिनल वाला एक दूसरे के प्लेन में होंगे, तो वहां पे सिस ट्रांस आइसोमर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। कब, जब इस टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो तब। अगर इसको रोटेट कर रहे हो तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, नहीं सिस ट्रांस नहीं आएगा। बट यहाँ पे देखो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसको रोटेट करोगे तो R वाला अगर इधर है तो R वाला पीछे नीचे चला जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा सिस और ट्रांस एग्जिस्ट करेगा। यानी ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला, ऑड नंबर कार्बन एटम हो और ईच टर्मिनल कार्बन पे क्या हो डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, तो वहां पे क्या होगा सिस और ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ई और जेड सिस्टम। नेक्स्ट देखोगे ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी सिस्टम्स में ही क्या ईजेड सिस्टम का यूज करेंगे, ठीक है। ई जो है इसका वर्ड होता है ग्रीक वर्ड इंटीजेन, ये होता है अपोजिट साइड, ठीक है। जेड का मतलब होता है जूसामैन, ये होता है सेम साइड। यानी ये अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म होगा और ये जो होगा वो सिस होगा,
ठीक है, जेड का मतलब सिस और ई का मतलब ट्रांस, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता। कहीं कहीं ऐसा कंडीशन आता है कि सिस भी होगा लेकिन वो ई फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो ये हमेशा इक्वल नहीं होता। सिस ट्रांस हुआ, सिस माने हम सेम साइड, ट्रांस मतलब अपोजिट साइड। उसी तरह इजेड सिस्टम की बात करोगे तो ई हम मानते हैं कि ट्रांस की तरह यानी अपोजिट साइड ग्रुप होगा और जेड का मतलब सेम साइड होगा, बट सिस और जेड और ई और ट्रांस हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कहां डिफरेंस आएगा उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, यानी कि अगर इजेड सिस्टम सिस ट्रांस को हमने देखा क्या कि सिस ट्रांस हम नेमिंग कर रहे थे, सपोज करो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये ए है और ये बी है, यहां पे भी ये ए है और ये बी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये ए है, ये बी है, ये क्या है बी है और ये ए है। ठीक है, ये बी है और ये सी है। तो इस कंडीशन में भी हम देखते थे सिस ट्रांस होता है, बट इस कंडीशन की अगर बात करो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, चारों ग्रुप अगर डिफरेंट है तब क्या इस कंडीशन में तुम सिस ट्रांस लिख पाओगे? तो तुम्हारा आंसर होगा क्या कि नहीं, नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि चारों ग्रुप कार्बन से जो अटैच्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये ध्यान देना सॉरी, अगर चारों ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, उस कंडीशन में हम इजिड सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं। और जो इजिड सिस्टम है वो बेस्ड है सीक्वेंस रूल पे, प्रायोरिटी रूल पे। ठीक, यानी तुम अगर सिस ट्रांस लिखोगे तो यहां पे देखो, इस कंडीशन में हमने सिस ट्रांस देखा, बट यहां पे कार्बन पे क्या है, डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, तो यहां पे इजेड सिस्टम अप्लाई करेंगे, सिस ट्रांस सिस्टम अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि यहां पे अगर सिस ट्रांस करोगे तो क्या होगा, चारों ग्रुप डिफरेंट है तो कोई मतलब ही नहीं आएगा। हम सिस कब बोलते थे, जब दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड आए तो सिस, और या अपोजिट साइड आए तो ट्रांस। यहाँ पे चारों ग्रुप अगर डिफरेंस है तो आएगा ही नहीं, और जब आएगा नहीं तो हम यहाँ पे इजिड सिस्टम को अप्लाई करते हैं। अब बोलता है कि इजिड सिस्टम अप्लाई करते हैं तो वो किस पे, किस तरह अप्लाई करेंगे, तो उसको उसके लिए क्या है, कुछ रूल्स हैं जो कि 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है, 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने सीआईपी रूल को दिया। सीआईपी रूल क्या है, इस एक कान इन गोल्ड, ये साइंटिस्ट का नाम है, और ये प्रीलॉग, ये तीनों लोग मिलकर एक सीक्वेंस रूल दिए, प्रायोरिटी रूल जिसको बोलते हैं। यानी सीक्वेंस में हम इस जो ग्रुप अटैच होगा उसको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रायोरिटी रूल डिसाइड करने के लिए बोला। यानी कि हम प्रायोरिटी रूल डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीआईपी, यानी इनके द्वारा जो दिया गया रूल है उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसका जो ग्रुप अटैच है चारों, उनका हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे। यानी फर्स्ट पोजीशन किसको देंगे, सेकंड पोजीशन किसको देंगे, थर्ड पोजीशन किसको देंगे और फोर्थ पोजीशन किसको देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सीआईपी रूल। यानी सीआईपी रूल कब अप्लाई होगा, यानी सीआईपी रूल का क्या क्या कंडीशन है। तो यहां पे लिख लो कुछ पॉइंट। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यहां पे लिखो सिस ट्रांस डिजिग्नेशन cannot apply या cannot used when four different group or atom attached to each sp2 hybridize carbon atom of
कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अगर अटैच्ड होता है तो वहां पे हम क्या लगते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर यूज नहीं करते हैं इस, ठीक है। सिस ट्रांस डिग्नेशन कैन नॉट यूज व्हेन 4 डिफरेंट ग्रुप आर और atom attached to each sp2 hybridized carbon atom of carbon carbon double bond. In this condition EZ system is used. इस कंडीशन में हम EZ सिस्टम यूज करेंगे, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, ठीक है, बी सी और ये डी। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या, ये डिफरेंट ग्रुप है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे EZ सिस्टम को हम क्या करेंगे, EZ सिस्टम अप्लाई करेंगे, ठीक है, EZ सिस्टम अप्लाई करेंगे। अब लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट में, इसको हटाओ, सेकेंड पॉइंट लिखो, EZ system of naming based on sequence rule or priority rule given by, लिखोगे EZ system of naming based on sequence rule or priority rule given by Kahn, Ingold and Prelog, ठीक है, CIP इसी को बोलते हैं रूल। सेकंड, थर्ड पॉइंट, सीक्वेंस ऑफ ग्रुप और प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप attached to carbon carbon double bond is decided by following method या following rule। फर्स्ट क्या है, एटम ऑफ हायर एटॉमिक एटम गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। इसमें फर्स्ट रूल जो लिखोगे वो क्या है, हायर प्रायोरिटी असाइन टू हायर प्रायोरिटी असाइन टू atom of higher atomic number, high atomic number, ठीक है, हायर प्रायोरिटी असाइन टू एटम ऑफ हाई एटॉमिक नंबर। सपोज करो अगर H है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ठीक है, और फ्लोरीन है, ये 4 एटम है। एटॉमिक नंबर की बात करो तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका होगा, आयोडीन का 85,
तो हायर प्रायोरिटी यानी प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग आयोडीन सबसे ऊपर आएगा, यानी इसको 1 नंबर देंगे। फिर उसके बाद हमारा ब्रोमीन आएगा, फिर उसके बाद क्लोरीन आएगा, फिर उसके बाद फ्लोरीन आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। यानी ओवरऑल 4 ग्रुप अटैच है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, या एक फ्लोरीन नहीं अगर हाइड्रोजन रहता 4 ही ग्रुप तो होगा। ये मैंने ऑर्डर बता रहा हूं, यानी 5 ग्रुप मैंने लिया तो ये नहीं कि पांचों ग्रुप अटैच्ड हैं, ये आएगा तो हम बताएंगे कैसे ये देखते हैं। तो कह रहा है कि हायर प्रायोरिटी असाइन टू एटम ऑफ हाई एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम क्या देंगे, हायर प्रायोरिटी, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी का मतलब कि नहीं कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यानी फर्स्ट रैंक देंगे उसको। हायर प्रायोरिटी यानी फर्स्ट, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको फर्स्ट रैंक, उसके बाद दूसरा देखेंगे सेकंड रैंक, फिर तीसरा देखेंगे थर्ड रैंक, फिर चौथा देखेंगे फोर्थ रैंक। इस तरह से हम चारों ग्रुप को 1 2 3 4 में, यानी हायर प्रायोरिटी का मतलब फोर्थ नहीं समझ लेना, हायर यानी फर्स्ट रैंकर ही तो होता है। अगर तुम फर्स्ट रैंकर हो तो क्या है, तुम सबसे ऊपर हो, यानी तुम्हारी प्रायोरिटी सबसे मिलेगी। अगर तुम फर्स्ट रैंक लाते हो किसी मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम में या जेईई एंट्रेंस के एग्जाम में, तो तुम प्रायोरिटी डिसाइड करोगे किस आईआईटी में हमको एडमिशन लेना है, किस प्लेस की आईआईटी में जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, ठीक है, आईआईटी कानपुर जाना है, या आईआईटी तुम्हारा खड़गपुर जाना है, आईआईटी गुवाहाटी जाना है, आईआईटी बीएचयू जाना है, कहाँ जाना है वो तुम्हारी प्रायोरिटी होगी, क्योंकि तुमने फर्स्ट रैंक लाया है। उसी तरह इसमें भी है, हायर प्रायोरिटी यानी फर्स्ट रैंक, उसके बाद सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, यानी इसको 1 2 3 4 से डिजिग्नेट करते हैं। तो यानी कि अगर बात करो तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सबसे ज्यादा, तो इसलिए हमने इसको हाई प्रायोरिटी दिया, फर्स्ट रैंकर है प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए। उसके बाद ये है, ये सेकंड रैंकर है, ये थर्ड रैंकर है, ये फोर्थ रैंकर है, और ये फिफ्थ रैंकर है। तो ये था क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी जिसका एटॉमिक नंबर एटम का ज्यादा होगा उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। सेकेंड रूल की बात करोगे तो सेकेंड रूल की अगर हम बात करें बेटा तो क्या हो जाएगा, आइसोटोप अगर होगा, यानी ये ए हो गया, सेकंड की बात करोगे अगर आइसोटोप है बेटा, तो आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट लिखोगे, आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट are attached, isotope of same element are attached, then higher mass number given first priority is given higher order of priority. ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। यानी अगर आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप की अगर बात करोगे तो हाइड्रोजन, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर आइसोटोप होते हैं। तो ये मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। उसी तरह क्या है, ड्यूटीरियम है, ड्यूटीरियम, इसको ड्यूटीरियम बोलते हैं। और उसी तरह क्या है, ट्राइटियम है, ठीक है, ये क्या है, ट्रिटियम है, ट्राइटियम, यानी हाइड्रोजन, यानी इसको बोलते हैं प्रोटियम, या हाइड्रोजन हो गया, ये इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन के क्या हैं, आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर व डिफरेंट मास नंबर, वो क्या होते हैं, आइसोटोप। अब इस कंडीशन में अगर मान लो ये ग्रुप अटैच है,
तो उस कंडीशन में ये देखो एटॉमिक नंबर सबका सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम पोजीशन किसको देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ट्राइटियम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ड्यूटीरियम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर, यानी इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देंगे, फर्स्ट रैंक इसको देंगे, सेकंड रैंक इसको देंगे, सेकंड रैंक इसको देंगे और थर्ड रैंक इसको देंगे। यानी सेम आइसोटोप जुड़ गए, आइसोटोप माने सेम एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसको बोलते हैं आइसोटोप। यदि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक हाइड्रोजन खुद है, फिर ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है, ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यानी कि ट्रिटियम हाइड्रोजन का ये जो ट्रिटियम वाला है, ट्राइटियम वाला, वो क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। ये क्या है रेडियो एक्टिव, आपकी बात है, फिजिकल केमिस्ट्री में दिखेगा आपको। यानी अगर इस तरह से ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में हम फर्स्ट रैंक इसके अकॉर्डिंग यानी मास नंबर के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, ठीक है। थर्ड रूल, सेकेंड रूल हो गया ये, थर्ड रूल देखो, in the functional group yeah, or group in the if the functional in the group the order of priority is also decided by its atomic number, इसके एटॉमिक नंबर से डिसाइड करते हैं, ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप, ठीक है। अगर बात करो यहां पे क्लोरीन है, OH है, ठीक है, NH2 है, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, या मान लो यहां पे CH3SO3H ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कंडीशन में देखो ये ग्रुप है, तो इसका एटॉमिक नंबर हम पूरा नहीं देंगे, फर्स्ट एटम को देखे होंगे। तो यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन का 35 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन 8, यहाँ क्या है 8, नाइट्रोजन यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7, यहाँ पे कार्बन 6। तो देखो सबसे ज्यादा 35 है, यानी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्लोरीन की प्रायोरिटी होगी, फिर हम OH की प्रायोरिटी देंगे, फिर NH2 को प्रायोरिटी देंगे, और देन हम किसको देंगे, CH3SO3H का, यानी CH2 ये इसको, यानी प्रायोरिटी ऑर्डर, यानी फर्स्ट रैंक ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से डिसाइड करेंगे। तो हम पूरे का मास नहीं देंगे, ये नहीं कि इसका तुम्हारा 8 हो गया और ये 9 हो गया, इसका 7 2 9 हो गया, ऐसे नहीं, फर्स्ट एटम को देखेंगे, फर्स्ट एटम को देखेंगे और हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे। थर्ड पॉइंट, यानी ये थर्ड था, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ प्रायोरिटी ऑफ group cannot decided by first atom, then move to next atom,
नेक्स्ट एटम और सो ऑन। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में अगर बात करोगे, यदि प्रायोरिटी जो है फर्स्ट एटम से नहीं डिसाइड होता है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एटम देखते हैं। अगर नेक्स्ट से भी नहीं डिसाइड होता है तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट एटम देखेंगे। यानी कहीं ना कहीं हमको डिफरेंस क्या होगा, मिलेगा। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें यहां पे अगर बात करें हम CH2 है, फिर क्या है CH2SO3H है, ठीक है, या C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH है। उसी तरह हमारे पास क्या है, CH2 है, CH3 है, ठीक है, फिर CH2 है। ठीक है, इस कंडीशन की अगर बात करो तो यहां पे देखो बेटा, इस कंडीशन में बात करोगे तो यहां पे भी कार्बन है, 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 यहां पे भी कार्बन है। यानी तीनों कंडीशन में अगर बात करोगे तो कार्बन आ रहा है, यानी सब में क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे सब में कार्बन आ रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहां आ रहा है, 2 हाइड्रोजन यहां आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन। यानी इस कंडीशन में अगर बात करोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रैंक हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे देखो कार्बन हाइड्रोजन। अब देखो इस पे सल्फर आ रहा है थर्ड पे, यहाँ पे देखो कार्बन 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे कार्बन, यानी कि सेकंड रैंक क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा ये हो गया। ठीक है, ये CH3 है, सेकंड हमारा ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। अब थर्ड की बात करोगे तो थर्ड देखो कार्बन हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन 3 हाइड्रोजन, तीसरा क्या है कार्बन, यानी थर्ड रैंक ये सेम हो गया, यानी थर्ड रैंक ये हो गया और फोर्थ हमारा ये हो गया। तो इस तरह से हम डिसाइड करने हैं, यानी सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा COOH का, फिर उसके बाद CH2SO3H का, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा CH2 CH3 का और सबसे कम CH3 का। तो दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर, यही डिसाइड करता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे। फोर्थ देखते हैं, हो गया, फिफ्थ देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ में है एक डबली और ट्रिपली बॉन्डेड एटम हो, ठीक है, ए डबली, बबली नहीं, ए डबली और ट्रिपली बॉन्डेड a doubly or triply bonded atom is considered to two or three such atom। कहने का मतलब क्या है, ए डबली और ट्रिपलेट बॉन्डेड अगर एटम है तो कह रहा है कंसीडर टू 2 और 3 सच एटम। इस सेंटेंस का मतलब देखो बेटा क्या है, तो इस सेंटेंस की अगर मतलब निकालोगे, इसका मीनिंग निकालोगे तो कहने का मतलब ये है, मान लो कि हमारे पास क्या है, अगर ये ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, मान लो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इससे जो ग्रुप अटैच है, सपोज करो हमारे पास क्या है, ऐसे समझाते हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे जो ग्रुप अटैच्ड है, जैसे ये मान लो C डबल बॉन्ड OH, ये ग्रुप है, और एक ग्रुप है CHO, यानी कि अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये ग्रुप अटैच्ड हो,
और दूसरे साइड में ये वाला ग्रुप अटैच हो। तो कह रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? ये डबली बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड है कार्बन का ऑक्सीजन का, तो डबली बॉन्डेड है तो इसमें देखो फर्स्ट एटम पे ये कार्बन है, सेकंड पे कार्बन है, थर्ड पे सेकंड पे देखोगे तो ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे सेकंड पे देख रहे हो तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ये तो चलता है कि ये पहले आएगा, यानी अगर इसको लिखोगे तोड़ के डबली बॉन्डेड और ट्रिपली बॉन्डेड का मतलब कि ये कार्बन है तो एक डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन है, ठीक है, यहां पे क्या है OH है। अब डबल बॉन्ड को तोड़ दिए तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का उसको तोड़े, इस कार्बन पे जोड़ दो ऑक्सीजन, कार्बन इस ऑक्सीजन से कार्बन जोड़ो, एक डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो दो सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो ये बन गया कार्बन जोड़ दिए और यहां पे जोड़ दोगे ऑक्सीजन। अब इस कंडीशन में फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बन, इसको तोड़ोगे बेटा तो इसको तोड़ो, तो इसको तोड़ोगे तो फर्स्ट एक डबल बॉन्ड टूटा, इसके जुड़ा कार्बन और इस पे जुड़ा ऑक्सीजन, ठीक है, और ये बन गया हाइड्रोजन। अब यहां से डिसाइड कर सकते हो, फर्स्ट पे कार्बन कार्बन, सेकंड पे ऑक्सीजन सेकंड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे कार्बन कार्बन, अब इधर मूव करो, सेकंड पे कार्बन सेकंड पे ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन, फिर थर्ड पे हाइड्रोजन, सेकंड पे ऑक्सीजन, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगा और ये क्या हो जाएगा सेकंड प्रायोरिटी। अगर उसी तरह अगर हम बात करें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सीधे दिख रहा है। तो इसको तोड़ेंगे कैसे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड तोड़ो, एक कार्बन से एक और दूसरे कार्बन से एक, फिर क्या करते हैं नेक्स्ट में इस एक बॉन्ड को फिर ब्रेक करते हैं, ये जो ऐसे है, अब एक डबल बॉन्ड को फिर तोड़ा तो एक कार्बन यहां एक कार्बन यहां, ऐसे लगाते हैं। इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में तोड़ोगे तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एक तोड़ रहा है तो कार्बन के साथ क्या जोड़ोगे नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ कार्बन जस्ट अपोजिट, फिर क्या करोगे फिर एक डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये नाइट्रोजन था और ये कार्बन था, इसको तोड़ोगे, जब इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन लिखोगे और यहाँ पे कार्बन लिखोगे, इस फॉर्म में ले आओगे। अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन जैसे क्वेश्चन करोगे उसमें सब कुछ तुमको क्लियर कट दिखेगा। अगर मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जुड़ा हुआ है तो इसको ओपन करोगे तो एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड तोड़ो, इससे भी एक कार्बन और इससे भी एक कार्बन जोड़ दो, ये ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से अगर मान लो CO ग्रुप अटैच है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो इसको तोड़ो, तो एक कार्बन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़े हो तो एक कार्बन से ऑक्सीजन जोड़ दो और ऑक्सीजन से कार्बन जोड़ दो, इस तरह से। तो वही कर रहा है, डबली और ट्रिपली बॉन्डेड एटम इज कंसिडर्ड टू 2 और 3 सच एटम। एक डबली बॉन्डेड था तो उसमें क्या हो गया 2 और 3 यानी 2 जुड़ गया, एक ट्रिपली बॉन्डेड था तो 3 जुड़ गया। तो देखो इस तरह से हम प्रायोरिटी रूल डिसाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे इसको नेमिंग करते हैं, ठीक है बेटा। आज इस लेक्चर को हम यहीं क्लोज करते हैं, आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। ओके बेटा, बाय बाय।